हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सबों के लिए। क्योंकि आज हम लोग अशोक के बारे में जानेंगे और विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक की जब हम बात करते हैं तो अशोक मौर्य कालीन का एक प्रतापी शासक था। वह किसका उत्तराधिकारी माना जाता है? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी माना जाता है अशोक। और यह राजगद्दी पर कब बैठता है? 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। किसके अनुसार? दिव्यावदान के अनुसार। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अशोक गद्दी पर कब बैठता है? 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठता है। वह किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। डायरेक्टली आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अर्थात 269 ईसा पूर्व में अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अशोक अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट पॉइंट है, मास्की गुर्जरा नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो मिनिमम आप लोगों को मास्की और गुर्जरा याद रखना है। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक के बारे में जो भी चीज हम लोगों को जानकारी मिलती है वो उसके अभिलेखों से मिलती है, जिसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा, शिलालेख क्या होता है? तो देखिए, पत्थरों पर या गुफाओं की पथरीली दीवारों पर जब कोई लिखित रचना की जाती है उसे ही शिलालेख कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि पत्थरों पर या गुफाओं की पथरीली दीवारों पर जब कोई लिखित रचना की जाती है उसे ही शिलालेख कहा जाता है। नेक्स्ट है स्तंभलेख। स्तंभलेख क्या होता है? देखिए, ये लेख ऐसा लेख होता है जिनको किसी खुले हुए स्थान पर पत्थर पर उत्कीर्ण किया जाता है। ये खुला हुआ स्थान रहता है और वहां पर पत्थर पर उत्कीर्ण किया जाता है, उसे ही हम लोग स्तंभलेख कहते हैं। और लास्ट है गुहालेख। गुहालेख से ही पता चलता है गुफा, यानी कि गुफाओं के मुख्य एवं अंदर की दीवारों पर उस समय की जो कलाएं की गई थी उसे ही गुहालेख कहा जाता है। गुहा से ही पर्याप्त होता है गुफा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मौर्य प्रांत दिए गए हैं और उसके राजधानी दिए गए हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। उत्तरापथ जो मौर्य प्रांत थी, इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। अवंती की उज्जैनी। कलिंग की तोसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णागिरी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णागिरी। प्रासी, जिसे कि पूर्वी प्रांत कहते हैं, इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णागिरी और प्रांसी का पाटलिपुत्रा। प्रांसी की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, डीआर भंडाकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। यानी कि इतिहासकार जो थे डीआर भंडाकर, वो अशोक के अभिलेख को ही पढ़कर अशोक के बारे में जानने का प्रयास किए थे। देखिए, कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चितापुर तालुक के कंगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प जो है, उस शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानियों अशोक उल्लिखित है। यानी कि कर्नाटक के कंगनहल्ली से जो प्राप्त हुआ है अशोक का नाम, और वहां पे चित्र उसका प्राप्त हुआ है, वहां पे अशोक का नाम क्या लिखा गया है? रानियों अशोक लिखा गया है। हम लोग ये कह सकते हैं कि कर्नाटक के कंगनहल्ली अभिलेख से प्राप्त जो हुए हैं अशोक के रूप चित्र के साथ, तो वहां पे अशोक का नाम जो है रानियों अशोक उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नोट करके यहाँ दिया गया है, कंगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। कंगनहल्ली जो कि कर्नाटक में है, वह भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। भीमा नदी जैसे ये है, तो इसके बाएं तट पर कंगनहल्ली स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले ये पढ़ा कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख से हम लोगों को ये जानकारी मिलती है कि अशोक का नाम ही अशोक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखें, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या बताया है? मगध का राजा बताया है। ये भाब्रू अभिलेख कहाँ है और मास्की गुर्जरा अभिलेख कहाँ है? अभी हम लोग इसके बाद उसी को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। देखिए, अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। यहाँ पे शिलालेखों के स्थान दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। शाहवजगढ़ी कहाँ पर है? पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। शाहवाजगढ़ी कहाँ पे है? पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। मनसेहरा अभिलेख कहाँ पर है? हजारा, जो कि पाकिस्तान में ही है। मनसेहरा और शाहवाजगढ़ी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कालसी उत्तराखंड में है। कालसी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है बहुत ही मंदिर है, वहां पर कलश लेके जाया जाता है। तो कालसी उत्तराखंड। गिरनार गुजरात में है। गिरनार कहाँ पर है? गिरनार कहाँ पर है? गुजरात में है। धौली व जौगढ़ कहाँ पर है? उड़ीसा में। धौली व जौगढ़ अभिलेख कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उसके बाद इरगुड्डी राजूल और मंडगिरी अभिलेख कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इरगुड्डी राजूल और मंडगिरी अभिलेख कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। सोपारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। सोपारा अभिलेख कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट यहाँ पे है, रूपनाथ तथा गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। रूपनाथ तथा गुर्जरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सासाराम अभिलेख कहाँ पर है? आप सभी को पता होगा, बिहार में है सासाराम। तो सासाराम अभिलेख कहाँ पर है? बिहार में ही। भवड़ू, जिसे कि हम लोग वैराट कहते हैं, वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। अभी हम लोगों ने इस अभिलेख के बारे में ये जाना कि इस अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। तो भब्रू अभिलेख कहाँ पर है? राजस्थान में। फिर यहाँ पे है मास्की, गोवीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जंटीगरामेश्वर, कंगनहल्ली, पालकिंगुंडू कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये सारे अभिलेख कहाँ पर है? कर्नाटक में। मास्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, उसके बाद कंगनहल्ली हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये सारे? कर्नाटक में है। लास्ट अहरोड़ा अभिलेख है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अहरोड़ा अभिलेख कहाँ पर है? यूपी में है। अहरोड़ा अभिलेख कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराणों में अशोक को क्या नाम से जाना जाता है? तो अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। देवनाम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। देवनाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? अशोक को। अशोक की माँ का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। देवनाम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था और पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन नाम से जिक्र है इसका। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। तो ये डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अशोक ने कलिंग आक्रमण कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के पश्चात कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार जमा लिया। और कलिंग आक्रमण का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वां शिलालेख में। अशोक के द्वारा जो शिलालेख लिखा गया था, तो उसके 13वां शिलालेख में जो है कलिंग आक्रमण का जिक्र मिलता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक के 13वां शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग युद्ध का जिक्र मिलता है। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लिनी का कथन है, मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसे टॉलमी द्वितीय भी कहते हैं, उसने पाटलिपुत्रा में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलोडेल्फस, जिसे टॉलमी द्वितीय नाम से भी जानते हैं, उन्होंने पाटलिपुत्रा में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। किसके अनुसार? प्लिनी के अनुसार। किसे भेजा था? डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं,
देखिए, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। नोट में यह लिखा गया है, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो किसका प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसका अनुयायी बन गया? तो निग्रोध के प्रवचन को सुनकर, निग्रोध के प्रवचन को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और राजतरंगिणी से ये पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। राजतरंगिणी से ये पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? तो अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया गया था। तो अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात जो है बोध गया गया था? तो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया गया था। फिर 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। देखिए, अशोक अपने राज्य अभिषेक के पश्चात जो है 10वें वर्ष में बोध गया गया, उसके बाद 12वें वर्ष में निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। अशोक जो है लुम्बिनी की यात्रा अपने राज्य अभिषेक के क्यावें वर्ष में किया था? तो 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और रोमीदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। तो अरोरा अभिलेख में ऐसा कहा गया है कि अशोक जो है व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध मत जो है अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। बौद्ध मत जो है अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। नेक्स्ट हम लोग अशोक के शिलालेख के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। देखिए, अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय, तो इसके शिलालेख है और उसमें जो विषय लिखी गई है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो अशोक के पहला शिलालेख में किस चीज का वर्णन मिलता है? तो पशु बलि की निंदा का। तो अशोक के पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। अशोक के दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अशोक के तीसरा शिलालेख में क्या मिलता है? इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख मिलता है। तो तीसरा शिलालेख में क्या चीज का वर्णन मिलता है? इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत में दौरे पर जाए। और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? तो तीसरा शिलालेख में। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति को जानकारी मिलती है। तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी अशोक के क्यावें शिलालेख से मिलती है? तो 5वें शिलालेख से मिलती है। एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं 1 to 5 शिलालेख। तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख में जो है कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। और ऐसा कहा गया है कि राजकीय अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है वह हर 5वें वर्ष के उपरांत पर दौरे पर जाएंगे। और चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठवां शिलालेख ये कहता है कि इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। खुद को कंट्रोल कैसे करे, यानी कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा क्यावां शिलालेख में है? छठा शिलालेख में है आत्मनियंत्रण की शिक्षा। सातवां और आठवां शिलालेख में लिखा गया है अशोक के तीर्थ यात्राओं के बारे में। अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख क्यावां शिलालेख में मिलता है? 7 व 8 में। नौवां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है।
तो 11वां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। तो 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख में है, अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। राजा हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे, ऐसा 10वां शिलालेख में वर्णित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए 11वां, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है और 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 12वां शिलालेख में किस चीज का वर्णन मिलता है? तो इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां शिलालेख, इसके बारे में मैंने अभी जानकारी दी थी कि इसी में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और कलिंग युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है, जिसमें कि अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर कर उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया था। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। 14वां और अंतिम शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अंत में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। ऐसा 11वां शिलालेख में है, तो 14वां शिलालेख में है। तो आशा करते हैं आप सबों को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। तो अशोक ने किसके रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया? तो आजीवकों के रहने हेतु। हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि आजीवक संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है? तो मखली पुत्र गोसाल को कहा जाता है। तो अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनके नाम कर्ज, चौपाड़, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। तो अशोक जो 4 गुफाओं का निर्माण करवाए थे उसका नाम क्या था? कर्ज, चौपाड़, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी और अशोक के पौत्र जो थे दशरथ, उसने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। तो आजीवकों को नागार्जुन गुफा किसने प्रदान किया था? तो दशरथ ने। दशरथ कौन था? अशोक के पौत्र थे। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है। तो आजीवकों का उल्लेख क्यावें स्तंभ लेख में किया गया है? तो 7वें स्तंभ लेख में जो है आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। और जो महामात्र होते थे उसे आजीवक के हित में ध्यान रखने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था अशोक ने प्रचार प्रसार करने के लिए। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ऐसा हम लोग अप्रोक्स कह सकते हैं, ठीक है। लगभग अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ऐसा हम लोग अभी 14 शिलालेख के बारे में पढ़कर आए हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया था, तो सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। तो अशोक के शिलालेख में 4 लिपि का प्रयोग हुआ था। तो वो कौन कौन से थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। देखिए ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का संबंध किससे है? तो अफगानिस्तान से है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से है? तो सावजगढ़ी एवं मनसेहरा, जो कि पाकिस्तान के पेशावर के निकट है। और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए कि कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। नोट दिया गया है, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, अर्थात इस डायरेक्शन में खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। इस टेबल में अर्थशास्त्र में लिखे गए कुछ शब्द का मतलब दिया गया है, उसे हम लोग एक बार पढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए, अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मंत्री किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को मंत्री कहा जाता था। पुरोहित किसे कहा जाता था? धर्म एवं दान विभाग के प्रधान को पुरोहित कहा जाता था। धर्म एवं दान विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? पुरोहित कहा जाता था। सेनापति कौन था? सैन्य विभाग का प्रधान। सेनापति कौन था? सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज कौन था? तो राजपुत्र था। द्वारी कौन था? राजकीय द्वार रक्षक को द्वारी कहा जाता है। देखिए, द्वार रक्षक द्वारिक। अंतवेदिक किसे कहा जाता है? तो अंतःपुर का अध्यक्ष को अंतवेदिक कहा जाता है। समाहर्ता किसे कहा जाता है? आय का संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता है। सन्निधाता किसे कहा जाता है? राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता है। कोषाध्यक्ष, सन्निधाता, संग्रहकर्ता जो आय का संग्रह करते थे उसे समाहर्ता, अंतःपुर का अध्यक्ष अंतवेदिक, राजकीय द्वार रक्षक द्वारिक और राजपुत्र युवराज। ठीक है। प्रशस्ता किसे कहा जाता था? कारागार के अध्यक्ष को प्रशस्ता कहा जाता था। प्रदेष्ट्री किसे कहा जाता था? कमिश्नर को। तो अर्थशास्त्र में जो है कमिश्नर को प्रदेष्ट्री कहा गया है। पौड़ किसे कहा जाता था? नगर का कोतवाल को पौड़ कहा जाता था। व्यवहारी किसे कहा जाता था? न्यायाधीशों को व्यवहारी कहा जाता था। और नगर रक्षक का अध्यक्ष को नायक कहा जाता था। उद्यानों एवं कारखानों के अध्यक्ष को कर्मांतिक कहा जाता था। अध्यक्ष को मंत्री परिषद, मंत्री को हम लोगों ने पढ़ा था प्रधानमंत्री। और अध्यक्ष किसे कहा जाता था? मंत्री परिषद को अध्यक्ष कहा जाता था। दंडपाल किसे कहा जाता था? सेना का सामान एकत्र करने वाले को दंडपाल कहा जाता था। दंडपाल किसे कहा जाता था? जो कि सेना का सामान को एकत्र करते हैं उसे दंडपाल कहा जाता था। दुर्गपाल किसे कहा जाता था? दुर्ग रक्षक को दुर्गपाल कहा जाता था। दुर्ग का अर्थ क्या होता है? किला। दुर्ग रक्षक को दुर्गपाल कहा जाता था। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को अंतपाल कहा जाता था। सीमा, अंत, ठीक है। सीमा कहाँ पर होता है? अंत में होता है। तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक किसे कहा जाता था? अंतपाल को कहा जाता था। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फैनथेलर ने की थी। तो अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? 1750 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? तो फैनथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या कितनी है? 14 है, जिसके बारे में अभी हम लोग जाने हैं। 13वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी में हुआ था। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फैनथेलर के द्वारा किया गया था। तो अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? 1750 ईस्वी में हुई थी। और टोटल संख्या कितनी है? 14, जिसमें कि 13वां बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को हुई थी। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता किसे मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को। कब? तो 1837 में। अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? तो 1750 में फैनथेलर के द्वारा। और इसे पढ़ा जा सका था किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार पढ़ा जा सका। और कब? 1837 में। इसकी खोज कब होती है? 1750 में। और पहली बार जब पढ़ा जाता है 1837 में। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? 7 है। इनकी शिलालेखों की संख्या 14 और स्तंभलेखों की संख्या इनकी आधा यानी कि 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग-अलग स्थानों से प्राप्त होता है। ठीक है। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और ये 6 अलग-अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो वो स्थान हम लोग देखते हैं। पहला है प्रयाग स्तंभलेख। प्रयाग स्तंभलेख में किस चीज की जानकारी है? यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। प्रयाग स्तंभलेख कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। अगर आपसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयाग स्तंभलेख कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी में है।
और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। नेक्स्ट है दिल्ली टोपड़ा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तो कौन सा स्तंभ लेख है जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था? तो दिल्ली टोपड़ा। टोपरा से दिल्ली लाया गया था, इसलिए इसका नाम है दिल्ली टोपरा। और यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तीसरा स्तंभ लेख हम लोग देखते हैं। तीसरा है दिल्ली मेरठ। यह मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख क्या है? पहले मेरठ में स्थित था और यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट है रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने किया था। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? तो चंपारण में स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है। और इसकी खोज 1872 में किया गया कार्लायल के द्वारा। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है और लौरिया नंदगढ़ जो कि चंपारण बिहार में ही है। और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। तो अशोक के कौन से स्तंभ में मोर का चित्र बना हुआ है? लौरिया नंदगढ़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सातवां अभिलेख सबसे लंबा है। कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? सातवां अभिलेख अशोक का सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमी है। स्तंभ लेखों की संख्या अभी हम लोगों ने देखा 7 है। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। और शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। तो अशोक का सातवां अभिलेख सबसे बड़ा है, यानी कि लंबा है। और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देई है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मी देई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर, जिसे बलि कहा जाता है, उसे माफ कर दिया गया था। ठीक है। रूमीदेई अभिलेख में जो है लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर, जिसे बलि कहा जाता है, उसे माफ कर दिया गया था। तो इसका जिक्र किसमें है? तो रूमी देई के अभिलेख में है। और रूमी देई जो है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। और सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो उसका सातवां अभिलेख सबसे लंबा है। और सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मीदेई। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। किस अभिलेख में अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के धार्मिक कर को माफ कर दिया था? तो रुम्मीदेई अभिलेख में धार्मिक कर को माफ कर दिया था। नोट पॉइंट में दिया गया है महास्थान, जो कि बांग्लादेश में है, इससे प्राप्त सोहगोड़ा का ताम्रपात्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसा देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। तो सोहगोड़ा के ताम्रपात अभिलेख जो कि बांग्लादेश में है, तो यहाँ से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम जो पृथक यानी कि अलग जो है शिलालेख में यह घोषणा किया गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो किसके शिलालेख में ये घोषणा किया गया है? तो अशोक के शिलालेख में, जो कि पृथक शिलालेख है, उसमें यह घोषणा किया गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक के सार एक कुना, जिसे कंदहार अभिलेख कहते हैं, वह जो है ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। सार एक कुना, जिसे कंदहार कहते हैं, वह किस भाषा में प्राप्त हुआ है? तो ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में वह प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। उपधा परीक्षण किसे कहा जाता है? तो जब साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति की जाती थी, तो उससे पहले उसके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण नाम दिया गया है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 एवं 20 हुआ करती थी। तो सम्राट की सहायता के लिए, अर्थात राजा की सहायता के लिए, एक मंत्री परिषद होती थी और उस मंत्री परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी हुई करती थी?
12, 16, 20 हुई करती थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में जो है शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। महामात्र का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है एज अ शीर्षस्थ अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसकी संख्या 18 थी। महामात्रों की संख्या कितनी थी? 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। चर किसे कहा गया है? जासूस को कहा गया है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य बोलिए या फिर विष्णुगुप्त बोलिए या फिर चाणक्य बोलिए, तो उसके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। और अर्थशास्त्र में जो है चर जो है जासूस को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, देखिए, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। चक्र किसे नाम दिया गया है? तो चक्र प्रांतों को कहा गया है, जिसकी संख्या 5 थी अशोक के समय में। प्रांतों के प्रशासक कुमार या फिर आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। कुमार कहिए या फिर आर्यपुत्र कहिए या फिर राष्ट्रिक कहिए, ये किसे कहा जाता था? प्रांतों के प्रशासक को ये कहा जाता था। कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होता था। प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था? तो विषय में कहा गया था। और यह किसके अधीन होता था? विषयपति के अधीन होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। ठीक है, मौर्यकालीन में जब अशोक के समय हम बात करें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो वह थी ग्राम, जिसकी मुखिया को ग्रामी कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, और ग्राम के मुखिया को ग्रामी कहा जाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो कि 10 ग्रामों के शासन को संभालता था। गोप जो है 10 ग्रामों के शासन को संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर के प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। मेगस्थनीज के अनुसार, जिसने इंडिका की रचना की है, तो मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासक जो है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियां में विभाजित था। प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य होते थे। तो ऐसा मेगस्थनीज के द्वारा कहा गया था कि 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था, जो कि 6 समितियां में डिवाइड था। और प्रत्येक समिति में कितने मेंबर होते थे? 5 मेंबर होते थे। ऐसा मेगस्थनीज के द्वारा कहा गया है। तो वह 6 समितियां के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ पे टेबल में दिया गया है। देखिए, पहली समिति जो थी, यह उद्योग एवं शिल्पकारी का निरीक्षण करती थी। पहली समिति उद्योग एवं शिल्पकारी का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। और तीसरी समिति जन्म मरण का विवरण रखता था। देखिए, इसमें जो 6 समितियां थी, पहला समिति का काम था उद्योग एवं शिल्पकारी का निरीक्षण करना। दूसरा समिति का काम था विदेशियों की देखभाल करना। तीसरा समिति का काम था जन्म मरण का विवरण को रखना। कौन कब बर्न किया और किसका डेथ कब होता है, ये तीसरी समिति का कार्य था। चतुर्थ समिति का कार्य था व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। ठीक है, पंचम समिति जो है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करते थे। और अंत समिति जो कि छठी समिति थी, वह बिक्री कर वसूल करना उसका काम था। छठी समिति जो थी, उसका काम क्या था? बिक्री कर को वसूल करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का क्यावां भाग वसूला जाता था? तो मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था बिक्री कर के रूप में। और इसे जो है बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। जो बिक्री कर को बचाते थे, उसे क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए, मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी थे। मेगस्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई कहा जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी अथवा 8,000 रथ थे। किसके अनुसार? जस्टिस के अनुसार। जस्टिन के अनुसार ये कहा गया है
कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। और यह बात सही भी हो सकती है और कहीं नहीं भी हो सकती है, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। तो पश्चिमोत्तर भारत जो था उसे जो है सेल्यूकस की गुलामों से मुक्त किया था। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और जस्टिन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा गया है। तो लुटेरों की सेना किसने कहा? जस्टिन ने कहा। किसे कहा? तो चंद्रगुप्त की सेना को कहा था लुटेरों की सेना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसे नायक कहा जाता था। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति। ठीक है। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सेना का जो प्रमुख होता था वो अर्थशास्त्र में जो है कौटिल्य के अनुसार उसे सेनापति कहा गया है मौर्य काल में। ठीक है। पिलनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथियां थी। तो ये सारे जो वैल्यू है ये एवरेज है, अप्रोक्स है। तो ये आप लोगों को याद नहीं रखना है। बेसिकली आप लोगों को ये पता करना है कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो सेनापति था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व कौन करता था? तो नायक करता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। अभी हम लोगों ने देखा 6 समिति हुई करती थी और हर एक समिति के 5 मेंबर होते थे जो कि मौर्य साम्राज्य की देखभाल करती थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामती सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर विभाग है जो कि सूचना देता था वह महामती सर्प नामक अमात्य के अधीन था। किसके अधीन था? महामती सर्प नामक अमात्य से अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य का रचना है, इसमें गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो गुड पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। जो कि एक ही जगह पे रह के काम करते थे वैसे गुप्तचर को जो है संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। ठीक है। जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाके कार्य करते थे वैसे गुप्तचर को संचार कहा जाता था। देखिए यहाँ पे सैन्य समिति एवं उनके कार्य दिए गए हैं। तो पहली समिति जो थी वह जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तीसरी समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चतुर्थ समिति अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करती थी। पंचम समिति गज सेना की देखरेख और छठी समिति रथ सेना की देखरेख करती थी। ये सारे सैन्य समिति है और उनके कार्य है। प्रथम समिति का कार्य था जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय समिति का कार्य था यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तृतीय समिति का कार्य था पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चतुर्थ समिति का कार्य था अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करना। पंचम का कार्य था गज सेना की देखरेख और छठी समिति का कार्य था रथ सेना की देखरेख करना। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे के कुछ पॉइंट बच गए हैं उसे हम लोग देख लेते हैं, फिर अशोक के बारे में सारी जानकारी समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अशोक के समय जनपद न्यायालय के न्यायाधीश को राजउक कहा जाता था। जनपद जो कि लोगों के लिए जो न्यायालय बनी गई थी उसके न्यायाधीशों को राजउक कहा जाता था अशोक के काल में। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। देखिए जो भी इसमें पिंक हाईलाइटेड है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, अर्थात मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीता भूमि। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मौर्य काल में द्रोण का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो अनाज के माप के लिए द्रोण का
प्रयोग किया जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। ये 7 वर्ग है जो कि मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। जो कि वेश्यावृत्ति को अपनाती थी, वैसी महिला को रूपा जीवा कहा गया है मौर्य साम्राज्य में। रूपा जीवा किसे कहा गया है? स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा गया है। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता ली थी, तो कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराणों के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक रहा। और भागवत पुराण के अनुसार जो है मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार जो है मौर्य वंश में 9 राजा हुए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। इसकी हत्या किसने की थी? अर्थात बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी और मगध पर जो है शुंग वंश का नींव डाला था। नोट में दिया गया है अशोकाराम विहार पाटलिपुत्रा में था। अशोकाराम विहार कहाँ पर था? पाटलिपुत्रा में था, अर्थात बिहार में था। देखिए यहाँ पर जो है अशोक के बारे में टोटल जानकारी कंप्लीट होती है, अर्थात मौर्य साम्राज्य का यहाँ पे द एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं मौर्य साम्राज्य से जुड़ी वो हर एक क्वेश्चन को लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन देखना ना भूले। इससे जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, अर्थात जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो हम लोग कल लाएंगे और सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।